स्वागत है आपका सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की 19 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। इसमें हम आपको करवाने वाले हैं जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 19 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन प्रश्नों के साथ ही हम आपको करवाने वाले हैं इन प्रश्नों से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आने वाली अगली शिफ्टों में भी इनसे संबंधित आने की संभावनाएं है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है, प्रतिरोध को आधा करने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए और प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा जो है दोगुनी हो जाएगी। यह संबंध ओम के नियम पर आधारित है। धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप प्रतिरोध घटाते हैं तो धारा बढ़ती है और यदि आप प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो धारा घटती है। अगला प्रश्न है, घर की बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले लाल रंग के तार का क्या उपयोग होता है? घर की वायरिंग में इस्तेमाल होने वाला लाल रंग का तार जो होता है वो मुख्य रूप से फेज तार के रूप में उपयोग होता है। यह वह तार है जो सीधे बिजली के स्रोत से जुड़ा होता है और इसमें उच्च विद्युत विभव होता है। लाल तार ही वह माध्यम है जिससे घर के सभी उपकरण जैसे कि बल्ब, पंखे, रेफ्रिजरेटर तक विद्युत ऊर्जा पहुंचती है जिससे वे कार्य कर पाते हैं। यह तार करंट प्रवाहित करता है, इसलिए यह सबसे खतरनाक होता है। इसे छूने पर विद्युत का झटका लग सकता है। घरेलू सर्किट में आमतौर पर 3 प्रकार के तार उपयोग होते हैं। लाल तार उच्च विभव पर होता है। काला तार जो होता है यह सर्किट को पूरा करता है और विद्युत धारा को स्रोत तक वापस ले जाता है। इसका विभव 0 होता है। हरा तार जो होता है यह सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। यह धातु के आवरण वाले उपकरणों से लीकेज करंट को सीधे पृथ्वी में भेज देता है जिससे झटका लगने का खतरा कम हो जाता है। बिजली के तारों के लिए रंगों का यह मानक उपयोग सुरक्षा सुनिश्चित करने और इलेक्ट्रीशियन को सर्किट को समझने में मदद करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि शरीर से सभी न्यूरॉन्स को निकाल दिया जाए तो शरीर पर क्या असर पड़ेगा? यदि शरीर से सभी न्यूरॉन्स निकाल दिए जाएं तो शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा। मस्तिष्क तुरंत काम करना बंद कर देगा और सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं जैसे कि सांस लेना, हृदय की धड़कन आदि रुक जाएंगी जिससे तत्काल मृत्यु हो जाएगी। न्यूरॉन्स शरीर में सूचना का संचार और नियंत्रण करने वाली मूल इकाई है। इसका प्रभाव सोचने और महसूस करने की क्षमता का अंत हो जाएगा। सभी मांसपेशियों का लकवा हो जाता है और शरीर के आंतरिक कार्यों का समापन हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कार्बन परमाणु सामान्यतः कितने सहसंयोजी बंध बनाता है? कार्बन परमाणु जो है सामान्यतः 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। इस 8 इलेक्ट्रॉन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करके और अन्य 4 परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर कुल 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन की यह 4 बंध बनाने की क्षमता ही इसे अद्वितीय तत्व बनाती है जिसके कारण यह लंबी श्रृंखलाओं, शाखाओं और वलयों का निर्माण कर पाता है। इसी गुण के कारण कार्बनिक रसायन विज्ञान का आधार बना है। अगला प्रश्न है, सोने की सफाई या उससे घोलने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या मिलाया जाता है? सोने को घोलने या उसकी सफाई करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है जिससे अम्लराज या एक्वा तैयार होता है। अम्लराज को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलकर तैयार किया जाता है। इसका अर्थ है जलों का राजा। यह एक अत्यंत संक्षारक मिश्रण है जो सोने और प्लेटिनियम जैसी उत्कृष्ट धातु को भी घोलने में सक्षम है। एक प्रबल आक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और सोने को पहले स्वर्ण आयनों में बदलता है। HCl से प्राप्त क्लोराइड आयन इन स्वर्ण आयनों के साथ मिलकर घुलनशील यौगिक टेट्राक्लोरो आयन बनाते हैं। सुनार इसका उपयोग पुराने गहनों को घोलकर उसमें से शुद्ध सोना प्राप्त करने या सफाई के लिए करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था,
सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थल है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1069 मीटर या फिर 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पचमढ़ी क्षेत्र पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। पचमढ़ी अपनी सुंदर झरनों, गुफाओं और हरी भरी वादियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षणों में धूपगढ़, बी फॉल्स और पांडव गुफाएं भी शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित घोघरा नामक स्थानों पर लगता है। यह मेला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित सीधी जिले के घोघरा गांव में आयोजित होता है। यह मेला चंडी देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मेला आमतौर पर वसंत पंचमी या नवरात्रि के समय आयोजित किया जाता है। यह मेला बघेलखंड क्षेत्र के समृद्ध लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करता है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन और मेले का आनंद लेने आते हैं। अगला प्रश्न है, चामुंडा देवी का मेला कहाँ लगता है? हमने हमारे चैनल पर मेलों से संबंधित वीडियो अपलोड कर दी गई है। जिसने ये नहीं देखी है वीडियो, वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश के सभी मेलों के का वर्णन और उससे संबंधित 100 प्रश्न करवाए गए हैं और उन्हीं प्रश्नों में से पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए वो वीडियो ज़रूर देखें। प्रश्न है हमारा, चामुंडा देवी का मेला कहाँ पर लगता है? चामुंडा देवी का मेला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के देवास जिले में लगता है। यह मेला मध्य प्रदेश के देवास शहर में स्थित पहाड़ी पर चामुंडा देवी और तुलजा भवानी माता मंदिर के परिसर में आयोजित होता है। यह मेला और संबंधित पूजा अर्चना विशेष रूप से नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान आयोजित किया जाता है, जब यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसे पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। देवास की टेकरी पर 2 प्रमुख देवी मंदिरों का अनूठा संगम है। बड़ी माता चामुंडा देवी और छोटी माता तुलजा भवानी, दोनों देवियों की पूजा एक साथ की जाती है। अगला प्रश्न है, 1952 के पहले आम चुनाव में भोपाल राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें थी? 1952 के पहले आम चुनाव में भोपाल राज्य की विधानसभा सीटों की कुल संख्या थी 30। राज्य 1956 से पहले भोपाल एक पार्ट सी राज्य था, जिसका अर्थ है कि यह केंद्र सरकार द्वारा शासित था। 30 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 16 एक सदस्यीय क्षेत्र और 7 द्विसदस्यीय क्षेत्र थे। इन चुनावों के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। भोपाल राज्य का विलय 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नए मध्य प्रदेश राज्य में कर दिया गया और भोपाल को नए राज्य की राजधानी बनाया गया। और इस टाइम के अन्य तत्कालीन सीटें जो थी मध्य प्रदेश और बरार, इसमें कुल सीटें थी 232 सीटें, विंध्य प्रदेश में 60 सीटें और मध्य भारत में 99 सीटें शामिल थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली कब शुरू हुई थी? भारत में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली आधिकारिक तौर पर 1951 में शुरू हुई थी, जो उद्योग अधिनियम 1951 के लागू होने के साथ ही शुरू हुई थी। इस प्रणाली का उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित करना था। यह सुनिश्चित करना था कि क्षेत्रीय असमानताएं कम हो और पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योगों का विकास हो। यह प्रणाली 1951 से लेकर 1991 तक में नई आर्थिक नीति लागू होने तक प्रभावी रही। इस अवधि को ही लाइसेंस राज के रूप में जाना जाता है। नए उद्योग स्थापित करने, मौजूद उद्योगों का विस्तार करने या यहाँ तक कि उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी व्यवसायों को सरकार से अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना होता था। 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप लाइसेंसिंग प्रणाली को लगभग समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में केवल कुछ चुनिंदा सामरिक और हानिकारक उद्योगों के लिए ही लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बास्केटबॉल के रिंग की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? बास्केटबॉल के रिंग की ऊंचाई जमीन से 10 फीट होती है और मीटर में यह ऊंचाई लगभग 3.05 मीटर होती है। यह ऊंचाई NBA नंबर
FIBA और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघों द्वारा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मानक मानी जाती है। यह माप रिंग के ऊपरी किनारे से लेकर कोर्ट के फर्श तक लिया जाता है। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई लगभग 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल का आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने 1891 में किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली ने कई दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़े, जिनमें से प्रमुख है सचिन तेंदुलकर। ICC वनडे इवेंट्स में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। और शिखर धवन चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट ने 24 बार 50 या उससे अधिक रन बनाकर उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। और चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाकर शिखर धवन का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ा और वह भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। अगला प्रश्न पूछा गया था, तापी घाटी मध्य प्रदेश की किस दिशा की सीमा रेखा का निर्माण करती है? तापी घाटी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्माण करती है। तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से होता है। यह नदी सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से पश्चिमी दिशा में बहती है, जिससे एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यह नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा के साथ साथ बहती और महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र को मध्य प्रदेश से अलग करती है। तापी नदी अरब सागर में गिरने से पहले गुजरात के शहर सूरत से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीमा बनाने वाली नदी चंबल नदी है, जो राज्य की उत्तरी और उत्तर पश्चिमी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ का निर्माण करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 263 में किया गया है और इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और समन्वय स्थापित करना है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में औपचारिक रूप से इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1830 के दशक में पुलिस प्रणाली की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना या आवश्यकता के फलस्वरूप हुई थी? 1830 के दशक में आधुनिक पुलिस प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप शहरीकरण में वृद्धि, जनसंख्या घनत्व में अत्यधिक वृद्धि और इसके फलस्वरूप अपराध और अराजकता में आई वृद्धि की समस्या को नियंत्रित करने के लिए हुई थी। आधुनिक वर्दीधारी और नागरिक पुलिस बल की स्थापना का श्रेय सर रॉबर्ट पील को जाता है। उन्होंने 1829 में महानगरीय पुलिस अधिनियम पारित कराया, जिसके तहत लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस की स्थापना हुई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर विस्थापित हुए। इस तेजी से हुए शहरीकरण के कारण गरीबी, भीड़भाड़, बेरोजगारी और अव्यवस्था में भारी वृद्धि हुई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक वॉचमैन प्रणाली अपर्याप्त थी। एक पेशेवर गैर सैन्य बल की आवश्यकता थी जो नागरिकों के बीच अशांति और व्यवस्था को बनाए रख सके। अगला प्रश्न पूछा गया था, तुगलक वंश का पतन किस शासक ने किया था? तुगलक वंश का पतन किया था तैमूर ने। तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, जिससे तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया और वंश लगभग समाप्त हो गया। आक्रमणकारी था तैमूरलंग और आक्रमण का वर्ष था 1398 ईस्वी। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को इतना कमजोर कर दिया गया था कि वह राजनीतिक रूप से कभी उभर नहीं पाई। इसने तुगलक वंश के केंद्रीय नियंत्रण को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिससे सल्तनत कई छोटे राज्यों में टूट गई थी। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली पर नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का शासन था। 1414 ईस्वी में तैमूर के प्रतिनिधि खिज्र खान ने दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना की, जिसने तुगलक वंश के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
अगला प्रश्न पूछा गया था, लद्दाख को कश्मीर घाटी से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? लद्दाख को कश्मीर घाटी से जास्कर पर्वतमाला अलग करती है। जास्कर पर्वतमाला ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है और मुख्य रूप से लद्दाख और जास्कर क्षेत्र में फैली हुई है। यह पर्वतमाला कश्मीर घाटी से के दक्षिणी पूर्व में स्थित और इसे लद्दाख पठार से अलग करती है। जास्कर पर्वतमाला में कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो इन क्षेत्रों को जोड़ते हैं, जैसे शिंकुला और पेंसिला। काराकोरम जो रेंज है लद्दाख को मध्य एशिया से अलग करती है और भारत की सबसे उत्तरी पर्वतमाला है। पीर पंजाल रेंज है यह कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और मैदानी क्षेत्रों से अलग करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से कौन सा चिन्ह लिया गया है? मध्य प्रदेश के सांची स्तूप के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्थित 4 सिंहों वाली एक प्रतिमा के हिस्से को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। सांची स्तूप का संबंध भी सम्राट अशोक से है। सांची स्तूप के चारों ओर बने तोरण पर भी अशोक स्तंभ के समान 4 सिंहों की कलाकृतियां उकेरी गई है। ये सिंह सांची और सारनाथ की मौर्यकालीन कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर स्थित सिंह चतुर्भुज को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था। 4 एशियाई शेर, एक गोल आधार जिस पर हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की आकृतियां बनी हैं। आधार के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्तियां, खिलौने और सजावटी सामग्री बनाने में, दीवारों और छतों को चिकना करने या डिजाइन करने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है और कठोर हो जाता है। अभी हमने 19 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जनरल साइंस से, उनको देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।